आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 टिप्स को शेयर करूंगा जिसकी मदद से आप अपने कम्युनिकेशंस को 10 टाइम्स बेटर बना सकते हैं, इम्प्रेसिव बना सकते हैं। देखा होगा कुछ लोग आपके आसपास या ऐसे आपने देखे होंगे कि उनकी बातें सुन के अच्छा लगता है, उनसे मिलने का मन करता है, उनकी पर्सनालिटी देख के आप भी सोचते हैं कि हम भी ऐसे बन जाएं, लेकिन ऐसा बन नहीं पाते हैं। आज मैं आपको वही टिप्स देने वाला हूं जिनको फॉलो करके, जिनको अपना के आप भी उन्हीं लोगों जैसे बन सकते हैं। लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे, आपके रिलेशंस इंप्रूव होंगे और इन टिप्स की मदद से आप अपने करियर में काफ़ी कुछ अचीव कर पाएंगे, बहुत आगे तक जा पाएंगे। मैं ये सब इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसीलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इन टिप्स पे पर्सनली काम किया है और इन टिप्स पे चल के एक मुकाम हासिल किया है। और इन्हीं टिप्स पे काम करके मैंने भी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ्स को बदला है। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको कोई ऐसी टिप नहीं बताऊंगा जिसमें करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स करने पड़े। बट जो भी टिप्स बताऊंगा वो काफ़ी सिंपल हैं और उनके रिजल्ट भी काफ़ी इम्प्रेसिव हैं और ये करने में भी काफ़ी आसान है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके चुप रहने से। मीन्स लाइक आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, आपको हेजिटेशन होती है, तो भी आप अपनी प्रेजेंस से बहुत कुछ कह सकते हैं, जिसको बोला जाता है बिना कहे ही सब कुछ कह जाना। पहला पॉइंट है से विदाउट सेइंग, बिना कहे ही सब कुछ कह जाना। आपको याद होगा बचपन में आपके जब घर पे मेहमान आते थे तो आप ऐसी शरारत या कोई ऐसी हरकत करते थे और आपके पापा आपकी तरफ बस एक झलक देखते थे या एक बार देखते थे और उनके एक बार देखने से ही आप समझ जाते थे कि हाँ सुधर जा वरना मार पड़ने वाली है। और वैसे भी हम इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आजकल हिंदी मूवीज़ में भी बहुत देख चुके हैं। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि काफ़ी सारी हिंदी मूवीज़ में वो चाहे कोई हीरो है या कोई दमदार विलन है, वो अपनी प्रेजेंस से ही काफ़ी सारी बातें, काफ़ी सारे डायलॉग्स कह जाता है। लेटेस्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो शायद आप सब ने देखा होगा एनिमल मूवी में बॉबी देओल की प्रेजेंस काफ़ी कुछ कह जाती है। बिल्कुल ठीक वैसे ही हमारी बॉडी भी, हमारी एक्टिविटीज़, हमारी बॉडी लैंग्वेज भी हमारे कॉन्फिडेंस को दिखाती है, बिना कहे सब कुछ कह जाती है। अगर हम अपने स्किल्स में स्ट्रांग हैं तो हम कॉन्फिडेंट फील करेंगे, हमें किसी तरह की कोई हेजिटेशन नहीं होगी। सामने वाला जज कर सकता है कि हाँ हम कॉन्फिडेंस में हैं या फिर हमारा कॉन्फिडेंस लूज है। इस फर्स्ट पॉइंट से विदाउट सेइंग को कंप्लीट करने के लिए या समझने के लिए इसमें 4 सब पॉइंट्स काम करते हैं। इसका फर्स्ट सब पॉइंट है 50-70। 50-70 मीन्स हमारा आई कांटेक्ट। 50% हमारा जो है वो जब हम बात कर रहे होते हैं किसी से, और 70% जब हम किसी की बात सुन रहे होते हैं। और ये जो 50-70 का जो रेशो है, हमारा आई कांटेक्ट का जो रेशो है, इसमें भी हमें 3 बातों का पता चलता है: अटेंशन, प्रेजेंस और अट्रैक्शन। अटेंशन से यहाँ पर कंसर्न है कि आप सामने वाले की बात अटेंटिवली सुन रहे हैं, आप अटेंशन में हैं, सामने वाला आपसे जो कहना चाह रहा है आप उसमें अटेंटिव होके उसको सुन रहे हैं। प्रेजेंस से यहाँ पर कंसर्न है कि जब हम आई कांटेक्ट के साथ सामने वाले के साथ बात करते हैं तो हमारी प्रेजेंस का पता चलता है कि हाँ हम पूरे माइंड से उसके साथ बैठे हैं, उसको सुन रहे हैं। हमारी प्रेजेंस सिर्फ उसकी बातों में ही है, कहीं और हमारा ध्यान नहीं है। थर्ड, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन से कंसर्न यही है कि जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं और हमारा आई कांटेक्ट जब एक दूसरे के साथ होता है, उस आई कांटेक्ट में हमारी जो कन्वर्सेशन है वो अट्रैक्टिव बनती है, हमारा अट्रैक्शन क्रिएट होता है। या 50-70 मीन्स 50% जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमारा आई कांटेक्ट जो है वो एक दूसरे के साथ होना चाहिए,
सो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है वो टाइमर लगा के बैठ जाओ कि कब 50% होगा और कब 60% होगा, मुझे इतने परसेंट पे जो है यहाँ देखना है, इतने परसेंट पे वहां देखना है। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। आई कांटेक्ट का मतलब होता है कि आप किसी को प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं, उसकी बातें सुन रहे हैं, आप उसको घूर नहीं सकते, आप कोई ऐसी चीज पे फोकस नहीं कर सकते या आपका ध्यान इधर उधर नहीं हो सकता। आप बीच बीच में जो है पलक झपका सकते हो या थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हो, बट सामने वाले को ये फील नहीं होना चाहिए कि मेरे सामने जो इंटरव्यूअर बैठा है या जो इंटरव्यूई बैठा है वो मुझे घूर रहा है या उसकी नजर जो है वो कहीं और मेरे शरीर पे कुछ ढूंढ रही है। वो फील नहीं होना चाहिए, वो आपके इंप्रेशन को खराब करता है। सेम वैसे ही 70% जब सामने वाला आपसे कुछ कहना चाह रहा है, आपकी बातें जब आपको वो कुछ बता रहा है, तो आप जो है वो 70% आपका आई कांटेक्ट एक दूसरे के साथ होना चाहिए। ये नहीं कि सामने वाला आपको कुछ एक्सप्लेन कर रहा है और आप या तो छत को देख रहे हैं या फिर आप नीचे देख रहे हैं, आप खिड़की से बाहर देख रहे हैं या आप दरवाजे की तरफ देख रहे हैं। वो चीज वो नहीं होनी चाहिए। वो आपके कम्युनिकेशन को वो खराब करती हैं, वो आपके इंटरव्यू को स्पॉइल करती हैं, वो आपके स्किल्स को जो है वो मीटिंग को इम्प्रेसिव बनाता है। सेम ऐसे ही हमारा जो है बॉडी पोस्चर है, स्ट्रेट पोस्चर है। स्ट्रेट पोस्चर में भी हमें बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठना होता है। हमारे हाथ, हमारे पैर वो एक पोजीशन में होने चाहिए। ऐसा भी नहीं कि हम बिल्कुल जो है जब इंटरव्यू पे बैठते हैं तो आप ये बोलो कि हमें तो वीडियो में ये बताया गया था या क्लास में ये बताया था सर ने कि स्ट्रेट रखना है, तो आप उनको हिलाओ ही नहीं। इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा हैंड गेस्चर। हैंड गेस्चर का मतलब है कि जैसे मैंने पिछले पॉइंट में बताया था कि हमें अपने हैंड्स और हमारे फीट्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि हमें हाथों को हिलाना ही नहीं है। हमें अपने हाथों की मूवमेंट को भी अपनी बातों के साथ साथ मूवमेंट देनी है। ये भी नहीं कि हमें बहुत ज्यादा अपने हाथों को हिला रहे हैं, कभी इधर खुजा रहे हैं, कभी उधर खुजा रहे हैं, कभी नाक में उंगली, कभी कान में उंगली। वो चीज नहीं होनी चाहिए। वो हमारे इंटरव्यू स्किल्स या हमारी जो कन्वर्सेशन है या हमारी जो मीटिंग है उसमें वो काफी बैड इम्पैक्ट डालती है। लेकिन अगर हम उस दौरान अपने हैंड गेस्चर्स का प्रॉपर तरीके से जो रिक्वायर्ड है उसी के अकॉर्डिंग अगर हम मूवमेंट देंगे तो आपका इंप्रेशन जो है वो काफी अच्छा पड़ने वाला है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है हैंड शेक। मीन्स जब आप किसी के साथ हैंड शेक करते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है वो बहुत डल हैंड शेक करते हैं। वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ा देते हैं और उनका हाथ पकड़ना भी आप ही को पड़ता है, हिलाना भी आप ही को पड़ता है। तो आपको कैसा फील होता है? आपको बहुत बुरा फील होता है। तो सेम वही चीज जब आप किसी सामने वाले के साथ करते हैं तो सामने वाले को भी बिल्कुल वैसा ही फील होगा। उससे आपकी एनर्जी जो है वो बहुत लो फील होगी। सो हैंडशेक का भी अपना एक तरीका है, और अगर आप अपने हैंडशेक करते टाइम अपने हाथ को पूरा एनर्जी के साथ शेक करोगे, अपने हैंड को शेक करोगे, प्रॉपर तरीके से ग्रिप बनाओगे, सो वो जो हैंडशेक का जो आपका जो तरीका है वो आपके इंप्रेशन को इम्प्रूव करेगा, आपकी एनर्जी को शो करेगा, आपके कॉन्फिडेंस को शो करेगा। लेकिन अगर आप एक बहुत डल सा शेक हैंड करते हो या सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए आगे हाथ बढ़ाओगे तो डेफिनेटली आप कैसा, मतलब सामने वाले को कैसा लगेगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आप तैयार होके नहीं आए, आप उस चीज के लिए रेडी नहीं है, आप एंथुजियास्टिक नहीं है, आपके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। तो इस चीज को हमें जो है वो खासकर ध्यान में रखना है कि हमें जब भी हम किसी से मिलते हैं, वो चाहे इंटरव्यू है या वो इंटरव्यू नहीं है, या वो मीटिंग है या वो मीटिंग नहीं है, या कोई पर्सनल है या हमारा कोई दोस्त है, तो जब भी हम शेक हैंड करें एक प्रॉपर एनर्जी के साथ, क्योंकि आपने सुना होगा योर वाइब्स अट्रैक्ट योर ट्राइब्स।
तो आप जैसे एनर्जी फील करेंगे सामने वाला भी वैसी ही एनर्जी आपके साथ ट्रांसफर करेगा और जो इन्वायरमेंट है वहां का वो एनर्जेटिक इन्वायरमेंट बन जाएगा। से विदाउट सेइंग के बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट, वो है एम्पैथी। एम्पैथी क्या है? ये सिंपैथी का ही एक सिनोनियम है। इसको बेसिकली प्रोफेशनल लैंग्वेज में यूज किया जाता है या प्रोफेशनलिज्म में कह सकते हैं कि इसको यूज किया जा सकता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि आज के टाइम पे कहना हर कोई चाहता है, बोलना हर कोई चाहता है, फीलिंग्स सबके अंदर हैं, बट सुनने वाला नहीं है। तो आपको सामने वाले के साथ बात करनी है, उसकी प्रॉब्लम को समझना है, उसकी फीलिंग्स को समझना है। सिर्फ फीलिंग तो सुनना ही नहीं, समझना भी है, फील करना भी है। उससे क्या होगा कि सामने वाला जब अपनी प्रॉब्लम्स या अपनी कोई फीलिंग्स आपके साथ शेयर करेगा तो उसको आपके अंदर एक अपनापन फील होगा, जिससे उसको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। सामने वाले की नज़र में आपकी पर्सनैलिटी जो है वो इन्हांस होगी और कहीं ना कहीं जब उसके साथ कोई ऐसा वाक्य होगा या कुछ वो शेयर करना चाहेगा तो वो सबसे पहले आपसे कांटेक्ट करेगा, आपको याद करेगा। सो एम्पैथी के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, वो है द स्वीटेस्ट साउंड इज योर नेम। अपना नाम सुनना सबको पसंद है, सबको अच्छा लगता है, बशर्ते सही तरीके से प्रोनाउंस किया गया हो। आप खुद सोचो कि अगर आपके नाम को कोई गलत तरीके से बुलाता है या आपके नाम को कोई गलत तरीके से प्रोनाउंस करता है और ये कर वो कर, तो आपको कैसा लगेगा? डेफिनेटली आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो सेम ऐसे ही जब आप सामने वाले से बात करते हैं तो उसके नाम को याद रखें। बात बात पे आप जब भी कोई पॉइंट शुरू करते हैं तो उसको उसके नाम से संबोधित करें। और इस नाम में बहुत तगड़ा जादू है। इसका एग्जाम्पल और इसका फायदा जो है वो स्टारबक्स ने बहुत अच्छे से उठाया है। आप में से शायद बहुत सारे लोग स्टारबक्स में गए होंगे, उन्होंने देखा भी होगा, वहां पर वो एक्सपीरियंस भी लिया होगा कि स्टारबक्स में क्या होता है कि लाइक जब आप काउंटर पे जाते हैं ऑर्डर के लिए, सो वहां पर जो सेल्स गर्ल है या सेल्स बॉय है वो आपसे आपका नाम पूछता है कि सर व्हाट्स योर कंप्लीट नेम और व्हाट्स योर नेम। सो आप उनको बताते हैं सर हाउ डू यू स्पेल, वो आपसे पूछते हैं सर हाउ डू यू स्पेल योर नेम। सो आप जो है वो अपने नाम की स्पेलिंग बताते हैं और आधे घंटे के बाद या एक जो टाइम वो आपको बताते हैं कि हाँ सर आपका ऑर्डर जो है वो विद इन 15 मिनट्स और विद इन इट विल टेक अराउंड 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स के बाद आपका ऑर्डर जब कंप्लीट होता है तो आपको आपके ऑर्डर के लिए रिसीव करने के लिए नाम के साथ बुलाया जाता है, आपका नाम पुकारा जाता है। जहाँ पर सेल्फ सर्विसेज होती हैं वहाँ पर कोई वेटर नहीं होता, आप अपने टेबल से उठ के बड़े चौड़े होके जाते हैं कि मेरा नाम पुकारा गया है। बड़ी इज्जत के साथ, बड़े पोलाइटली वो आपका नाम बुलाते हैं और आप जो है वो चौड़े होके जाते हैं और एक वेटर की तरह वहाँ से वो ट्रे और वो आपका जो आपने ऑर्डर किया था कॉफ़ी वो आप लेके आते हैं और आप बैठते हैं टेबल पे। आप देखते हैं कि कप के ऊपर आपका नाम मेंशन है, उस कॉफ़ी के ऊपर आपका नाम मेंशन है। सो अब आप उस कप का फोटो क्लिक करते हैं, आप उस कप के साथ खुद की सेल्फी लेते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, आप स्टेटसेस लगाते हैं, आप स्टोरीज लगाते हैं। अब आपकी उन स्टोरीज, आपके उन स्टेटसेस का फायदा किसको मिलता है? स्टारबक्स आपके उन स्टोरीज, आपके उन स्टेटसेस, आपके उन पोस्ट का फायदा उठाता है। बेशक से नाम आपका था उस पे कप के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं अननोइंगली हम लोगों ने एडवर्टीजमेंट किसकी की? स्टारबक्स की। और सपोज आपने स्टोरी लगाई, आपने जो है वो स्टेटसेस लगाए, आपने पोस्ट डाली और उन पोस्ट को देखता कौन है? आप ही के फ्रेंड्स। वो देखते हैं कि हाँ मेरा ये दोस्त जो है वो स्टारबक्स में गया, क्या मैं उससे कम हूँ? नहीं, मैं भी स्टारबक्स में कॉफ़ी पी सकता हूँ। और वो आपकी उस स्टोरी को देख के और अगले दिन वो भी जो है जाता है स्टारबक्स में या जाती है स्टारबक्स में और वहाँ पर जाकर वो ऑर्डर करते हैं और अपना जो है वो भी स्टोरी लगाते हैं। मीन्स कहने का मतलब यही है कि आपके नाम का फायदा जो है वो स्टारबक्स उठा रहा है और कहीं ना कहीं
प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। सो आपके नाम में बहुत ताकत होती है। आप जब भी जिससे बात करें, नाम लेके बुलाने की कोशिश करें, बातों बातों में नाम लेना शुरू करें, बहुत अच्छा इंप्रेशन आपका पड़ेगा। इसमें फोर्थ पॉइंट है वॉइस मॉड्यूलेशंस एंड टोन्स। आपने देखा होगा बहुत सारी हिंदी फिल्मों में कैसे जो मेन कैरेक्टर है या हम हीरो कह सकते हैं, वो अपनी आवाज को कैसे डायलॉग्स बोलते टाइम मॉड्यूलेट करते हैं, मॉड्यूलेशंस लेके आते हैं। बैठने को ना कहा जाए, शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। तो इसका दूसरा एग्जांपल आपने देखा होगा जब हम टीवी पे कोई मैच देखते हैं, वो चाहे क्रिकेट मैच है या कोई और मैच है, तो जो कमेंटेटर है वो किस तरह से कमेंट्री करता है जब बॉल जो है वो 6 लगने वाला होता है या बॉल जो है वो बाउंड्री के पार जाने वाली होती है, तो उस टाइम पे उसकी जो पिच है वो हाई हो जाती है और जब वो रुक जाती है तो वो एकदम से स्लो हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल आप जो है वो लाइव ले सकते हैं। कैसे कि जब आप मैच देख रहे होते हैं तो मैच को कभी आप म्यूट करके देखो, जो मजा आपको वो कमेंट्री दे रही थी वो म्यूट करके देखने पे वो मजा नहीं आएगा। इस वॉइस मॉड्यूलेशंस में 3 P's काम करते हैं। फर्स्ट, पिच। पिच डिफाइन करती है कि आप अगर बड़े दुख में किसी बात को कह रहे हैं तो आपका जो साउंड है वो बहुत लो होगा। आप बहुत खुशी की बात बता रहे हैं तो बहुत आप मतलब एक्साइटेड होके आप उसको बताते हैं। आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी ये चीज फील कर चुके हैं। सेम ऐसे ही जब आप मैच देखते हैं तो मैच देखते टाइम जो है जब बॉल बाउंड्री के पार जा रही होती है तो एकदम से जो कमेंटेटर है उसकी जो आवाज है वो तेज हो जाती है और जब वो बाउंड्री के पार नहीं जा रही या वो रुक जाती है तो उसकी जो आवाज है वो बदल जाती है, वो स्लो हो जाता है कि ये बहुत दुख की बात है। सेम नेक्स्ट इसमें आता है पॉइंट पेस। पेस का मतलब है कि आप किस स्पीड के साथ अपनी बात को कहना चाह रहे हैं। कहीं आप अपनी बात को जल्दी खत्म करने के लिए जो है वो बहुत ही स्पीड में तो नहीं बोल रहे हैं, यानी कि एक जो टेम्पो होता है, मतलब एक हमारी जो वर्ड्स पर मिनट को मापने के लिए बोला जाता है टेम्पो वर्ड यूज होता है कम्युनिकेशंस की लैंग्वेज में। आपका टेम्पो बहुत हाई तो नहीं है या आपका रेट ऑफ स्पीच बहुत हाई तो नहीं है या आपका रेट ऑफ स्पीच जो है वो बहुत स्लो तो नहीं है। तो हमें अपनी पेस का, यानी कि हमें अपनी कन्वर्सेशन के दौरान, हमारी बातचीत के दौरान अपनी पेस को कंट्रोल में रखना है। वो ना तो बहुत ही स्लो होनी चाहिए, स्लो होगी तो सामने वाला जो है वो बहुत ही बोरिंग फील करेगा कि यार वो तो जो है धीमी गति है, एकदम से एक छोटी सी बात होती है उसको इतनी लंबी खींच देता है। ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सामने वाला जो है वो आपकी बात को समझ ही ना पाए, जबकि वो बहुत लंबी बात थी, आपने उसको जो है वो विद इन कुछ सेकेंड्स के अंदर कंप्लीट कर दिया। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें थर्ड P है पॉज। पॉज का मतलब है कि आपको बात करते टाइम कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर फिर से शुरू करना है, उस चीज का ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि आपका एक पॉज गलत जगह पे लिया हुआ पॉज आपके उस बात के पूरे मतलब को ही बदल देता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे एक हिंदी का ही एक अगर हम सेंटेंस की बात करें तो बहुत सिंपल सा सेंटेंस है कि रोको मत जाने दो। ये बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, रोको मत जाने दो। बट हम यहाँ पर इसके पॉज को अगर चेंज करते हैं, रोको फिर पॉज है, मीन्स कोई बच्चा जो है वो रूम से बाहर जा रहा है या क्लास से बाहर जा रहा है या आपके उस मीटिंग को छोड़ के वो जा रहा है और आप अचानक से आवाज लगाते हैं कि रोको मत जाने दो, यानी कि आपने रोको के बाद एक पॉज लिया। उसका मतलब ये हुआ कि उसको रोको, उसको जाने मत दो। लेकिन सेम अगर आप इसी सेंटेंस में पॉज अगर बदल देते हो, आगे से हटा के पीछे लगाते हो, लाइक रोको मत जाने दो, सिचुएशन वही है, सब कुछ वही है, बट आपके उस पॉज से उस पूरी बात का मतलब बदल गया। रोको मत जाने दो, यानी कि हम उसको रोकना नहीं चाहते हैं, उसको हम जाने देना चाहते हैं। लेकिन पहले पॉज में क्या था, हम उसको जाने नहीं देना चाहते थे, हम उसे रोकना चाहते थे।
तो सेम वही चीज यहाँ पर भी लागू होती है कि लाइक आप कुछ बात कहना चाहते हैं लेकिन आपके उस गलत पोज की वजह से आपकी उस बात का जो है वो मतलब बदल गया, आपका सिलेक्शन जो है वो रिजेक्शन में बदल गया। सो ये 3 P's जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। इसमें 5th पॉइंट है एक्विंग टेक्निक। एक्विंग टेक्निक में क्या होता है कि हमें सामने वाले की बात के साथ अपनी बात को जोड़ के रखना होता है, यानी कि सामने वाले ने जहां पर बात खत्म की उसी के लास्ट पॉइंट को पकड़ना है और अपनी बात को उसके साथ अटैच करना है और अपनी बात रखनी है। उससे क्या होगा कि सामने वाला जो है वो फील करेगा कि हाँ, आप उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हो, वो जो कहना चाह रहा है आप उसको रिएक्ट कर रहे हो, आपने उसकी बात को वहीं से शुरू किया जहां से उसने छोड़ा था। और इसका अच्छा एग्जाम्पल हमें जो है हिंदी मूवीज में भी देखने को मिलता है। लाइक जैसे 3 इडियट मूवी ऑलमोस्ट आप सभी ने देखी होगी, और उस 3 इडियट मूवी में रेंचो जब फरहान से पूछता है कि भाई तू क्या बनना चाहता है, तो वो फरहान बताता है कि मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ। तो आमिर खान उसमें रिप्लाई करता है, उसी की बात से शुरू करता है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, अच्छा तू वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता है, ये तो बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छी चीज है। और ऐसे करके वो अपने उस बात को कंप्लीट करता है। तो सेम वही चीज आप भी कर सकते हो जब आप किसी से बात कर रहे होते हो, तो जहां पर सामने वाले ने बात खत्म की है और वहीं से आप जो है अपनी उस बात को शुरू कर सकते हो। इसको बोला जाता है एक्विंग टेक्निक। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है इंक्लूड स्टोरीज। कहानियां हर कोई सुनना पसंद करता है, और आज से ही नहीं, ये काफी सदियों से ये चली आ रही है। लोगों को जो है कहानियां सुनने का शौक भी होता है, कहानियां सुननी पसंद भी होती है। तो जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमें भी अपनी जो कन्वर्सेशन है उसमें स्टोरीज को इंक्लूड करना चाहिए, जिसके लिए हमें एक फॉर्मूला है कार, उसको याद रखना चाहिए। कार मीन्स C एज इन कन्फ्लिक्ट, A एज इन एक्शन और R मीन्स रिजल्ट। हिंदी फिल्मों में भी तो यही होता है, एक कन्फ्लिक्ट तैयार होता है, कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, हीरो गरीब है, हीरोइन अमीर है, होता है कि नहीं होता है? डेफिनेटली ऐसा ही होता है। फिर दोनों के बीच में जो है वो फैमिलीज का एक्शन क्रिएट होता है, लड़ाइयां होती हैं, और फाइनली क्या निकलता है? रिजल्ट। तो जब भी आप अपने फ्रेंड से या अपने जब किसी टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली आप इस कार वाले फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, और लास्ट में आप उस कंक्लूजन को भी पूछ सकते हैं कि हमारी ये जो बातचीत हुई है इससे आप क्या समझते हैं, क्या संदर्भ या क्या इसका कंक्लूजन आप दे सकते हैं। सो वो कम्युनिकेशन में आपके बहुत इंप्रूव करेगी वो चीज। इसमें 7th पॉइंट है र्यूमर्स। इसका मतलब कि मजाक। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आप खुद सोचो कि जब उस कन्वर्सेशन में कोई गॉसिप्स नहीं है, कोई मजाक नहीं है, तो क्या आपको वो कन्वर्सेशन अच्छी लगेगी? बिल्कुल भी नहीं। क्या आप ऐसी कोई मूवी देखना चाहेंगे जिसमें कोई हंसी मजाक ही ना हो? अगर ऐसा होता तो शायद ये कॉमेडियंस होते ही नहीं इंडस्ट्री में। आप चाहे बॉलीवुड की बात करें या हॉलीवुड की या किसी भी वुड की बात कर लें, हर इंडस्ट्री में कॉमेडियंस अवेलेबल हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को हंसी मजाक सुनना पसंद होता है। तो सेम आप भी अपनी कन्वर्सेशन में जो है वो हंसी मजाक को शामिल कीजिए, ह्यूमर्स को शामिल कीजिए। आपकी कन्वर्सेशन जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। आप खुद एग्जाम्पल आपने लिया भी होगा, आपका कोई फ्रेंड वगैरह होगा, आपका कोई दोस्त होगा जिसको हंसी मजाक करने की आदत है, तो डेफिनेटली आप भी दिल से यही चाहते होंगे कि आप उसके साथ रहें, आप उसके साथ जो है बात करें, ज़्यादातर टाइम आपका उसके साथ स्पेंड हो। और जब भी जितना भी टाइम आपका उसके साथ स्पेंड होता है आपको बोरियत फील नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो जो बातों बातों में बीच बीच में मजाक करने की उसकी जो आदत है वो उसकी पर्सनालिटी को इन्हांस करती है, उसके स्किल्स को इन्हांस करती है, और वो बोरियत फील नहीं होने देती। उस इन्वायरमेंट को वो हेल्दी इन्वायरमेंट बना के रखती है। यहाँ आजकल काफ़ी स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है,
और हर कोई चाहता है कि उस स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट से मैं थोड़ा सा जो है अपने दोस्तों के साथ बात करूं, या अपना कोई कॉमेडी शो देखूं, या मैं कुछ ऐसा देखूं जिससे मेरा मूड चेंज हो। सो कॉमेडी जो है वो बहुत जरूरी है, ह्यूमर्स बहुत जरूरी है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट यानी कि 8th पॉइंट है लेवल डाउन। अब यहां पर बात चल रही है आपके लेवल को हाई करने की, और मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं लेवल डाउन। सो यहां पर लेवल डाउन जो है उसको समझने की जो मेन बात वो है कि जब हम सामने वाले को जब अपनी बात समझाना चाहते हैं तो सामने वाला का लेवल और हमारा लेवल दोनों का लेवल मैच होना चाहिए। सो हमें उसके लेवल पे जाके जो है अपनी बात समझानी होती है, तभी वो हमारी बात को समझ पाएगा। इसका एक एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि लाइक एक लेडी थी, वो अपने बच्चे को लेके, छोटा बच्चा था उसका, 3-3.5 साल का था, और वो उसको मेला दिखाने जाती है कि चल बेटा मेला देखने चलते हैं। अब वो बच्चा जो है वो पैदल चलना शुरू कर दिया था, तो वो उसकी उंगली पकड़ के जो है वो चलाए जा रही है, और बच्चा जो है वो रोए जा रहा है कि नहीं मम्मी घर चलो, मम्मी घर चलो। तो लेडी परेशान की जो है, इतने सारे यहाँ पर जो है वो भीड़ भी है, काफ़ी सारे झूले लगे हुए हैं, खिलौने हैं, काफ़ी सारी यहाँ पर मिठाइयों की दुकानें हैं, कॉटन कैंडीज हैं, काफ़ी कुछ है वहाँ पर, पपेट शो भी हो रहे हैं। बट वो बच्चा जो है वो किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसकी मम्मी कभी उसको जो है वो झूलों की तरफ इशारा करती है, कभी उसको कॉटन कैंडी की तरफ इशारा करती है, कभी पपेट शो की तरफ इशारा करती है, कभी टॉयज दिखाती है कि बेटा ये देखो। बट वो बच्चा जो है वो रोए जा रहा है। वो बोलता है कि मम्मी घर चलो, घर चलो, घर चलो। सो लेडी परेशान है। सो लेडी उसको कन्विंस करने की कोशिश कर ही रही होती है कि अचानक से उसकी नज़र जो है वो उसके जूतों पर जाती है, तो वो देखती है कि उसके शू लेसेस जो हैं वो खुले हुए हैं। और जब वो उसके शू लेसेस को टाई करने के लिए, बांधने के लिए जब वो बैठती है, तो टाई करते करते जो है अचानक से वो थोड़ा सा ऊपर देखती है, तो वो देखती है कि बच्चों को यहाँ पर सिर्फ टांगे ही दिख रही हैं, मेला तो दिख ही नहीं रहा। इसको क्या पता कॉटन कैंडी कैसी होती है, इसको क्या पता क्या झूला है, क्या उसको क्या पता कितने टॉयज की शॉप्स यहाँ पर लगी हुई है। उसको तो सिर्फ चलते हुए भीड़ की टांगे ही दिख रही है। तो उस लेडी को वो चीज समझ में आई कि हाँ बच्चा यहाँ पर कुछ देख नहीं पा रहा है, मुझे इसको गोद में उठाना पड़ेगा। तो यानी कि उसने अब उस बच्चे के लेवल को ऊपर उठाया। यानी कि जब दोनों का लेवल एक जैसा हुआ, दोनों की आंखों का लेवल सेम हुआ, तो बच्चों को, उस बच्चे को वो सारी चीजें दिखाई दी, वो टॉयज दिखाई दिए, वो झूले दिखाई दिए, वो कॉटन कैंडीज दिखाई दी, और बच्चा जो है वो हैप्पी फील करने लगा, और बच्चे ने रोना बंद कर दिया, और उन दोनों ने उस मेले को एंजॉय किया। सो इस बात से यही पता चलता है कि हम जब किसी को अपनी बात एक्सप्लेन करना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हम उस लेवल पे हमें जाना पड़ेगा, या सामने वाले को अपने लेवल पे लेके आना पड़ेगा। सो लेवल का हमें जो है वो खास ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें 9th पॉइंट है ब्रोकन रिकॉर्ड्स टेक्निक्स। इसमें क्या होता है कि लाइक आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि आपसे किसी ने कुछ बात पूछी, या आपने किसी को कोई बात बताई और सामने वाला नहीं सुन पाया, उसने फिर से पूछा। मे भी हो सकता है आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं, और कॉल पे बात करते टाइम कोई नेटवर्क कंजेक्शन आ गया, नेटवर्क में कोई ग्लिच आ गया, या कोई ट्रैफिक का शोर है, या कुछ और प्रॉब्लम की वजह से जो है वो सामने वाला आपकी बात नहीं सुन पाया, और उसने जो है वो आपसे फिर से वही बात पूछी कि क्या कहा, मैं सुन नहीं पाया, और आपने जो है उसको फिर से बताया। वो तीसरी बार फिर से कुछ प्रॉब्लम होती है, वो नहीं सुन पाता है, और आप जो है तीसरी बार में जो है झल्ला के उठते हो कि बहरा है क्या, सुनता नहीं है क्या, नेटवर्क में क्यों नहीं आता, या थोड़ा ट्रैफिक से दूर क्यों नहीं जाता। मीन्स यहाँ पर आपको जो है वो डेफिनेटली गुस्सा आता है। तो ये जो टेक्निक है ये उसी गुस्से को कंट्रोल करने में काम आती है कि जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है बार बार, आपको आपके आंसर में कोई चेंज नहीं करना है। आपका जो आंसर है वो सेम रहना चाहिए, जो आपने वेरी फर्स्ट टाइम बताया था, सेम वही एज इट इज, ना थोड़ा सा इधर ना थोड़ा सा उधर। वो चाहे 10 बार पूछ रहा है तो 10 बार में भी आपका आंसर सेम रहना चाहिए। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एज ए सॉफ्ट स्पोकन पर्सन की बन जाएगी। इसमें 10th और लास्ट पॉइंट है इमोशनल इंटेलिजेंस।
आपने देखा होगा कि आजकल हर एक चीज हमारे वन क्लिक पे अवेलेबल है। लाइक एग्जांपल के तौर पे पिज्जा वन क्लिक पे अवेलेबल है, हमारा ग्रोसरीज है हमारे वन क्लिक पे अवेलेबल है, शॉपिंग हमारी वन क्लिक पे अवेलेबल है, कैब हमारी वन क्लिक पे अवेलेबल है। इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो पेशेंस लेवल है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अगर सपोज हमने एक पिज्जा ऑर्डर किया और उसका 30 मिनट्स का टाइम है, अगर वो 35 मिनट्स लगाता है तो हम सामने वाले के ऊपर चिल्लाते हैं कि भैया आपने 5 मिनट लेट कैसे कर दिया, मैं पैसे नहीं दूंगा या मैं पेमेंट नहीं करूंगा। तो अब इमोशंस खत्म होते जा रहे हैं, पेशेंस खत्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या है हमारे डाइवोर्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें क्या है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल में करना है, अपने पेशेंस को कंट्रोल में करना है। इसके लिए कुछ प्रैक्टिस की हमें रिक्वायरमेंट होती है, आर वर्सेस आर, रिएक्ट वर्सेस रेस्पॉन्ड। हमें रिएक्ट करते टाइम सोचना है रेस्पॉन्ड क्या करना है। अगर हम अच्छा रिएक्ट करेंगे तो हमारा रिस्पॉन्ड भी डेफिनेटली अच्छा ही देंगे। अगर हम रिएक्ट करते टाइम नहीं सोचेंगे तो हमारा जो रिस्पॉन्स है वो बहुत खराब होगा। इमोशनल इंटेलिजेंस को इंप्रूव करने के लिए हमें खासकर पीस पे, कुछ पीस हैं उन पीस पे फोकस करना है। सबसे पहले कि हमारे साथ कोई एक सर्कमस्टांसेस होता है, लाइक रोड रेज की घटनाएं आजकल काफी बढ़ रही हैं और हम, जैसे मैंने पहले बताया था, अपना पेशेंस होते जा रहे हैं। सो हमें वहां पर जो है वो पेशेंस को कंट्रोल में रखना है और पैनिक नहीं होना है। जब हम पैनिक होते हैं तो पैनिक होते टाइम हम जो है वो कुछ ना कुछ गलत डिसीजन लेते हैं। तो हमें वहां पर पॉज होना है, सोचना है कि अब ये जो हमारे साथ सिचुएशन हुई है, ये एक्सीडेंट हुआ है, सो इसको मैं कैसे जो है ओवरकम कर सकता हूँ। फिर हमें प्रोसेस में लेना है, उसके सॉल्यूशन को प्रोसेस में लेके प्लान बनाना है और फिर प्रोसीड करना है। अगर हम इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली हम जो है अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे, हम इमोशनली वीक नहीं होंगे। सो आई गेस ये मेन 10 पॉइंट्स थे जिन पे मैंने भी काम किया है, आप भी काम कर सकते हैं और डेफिनेटली आप इन पे काम करके अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने बिहेवियर, अपनी एंटायर आपकी जो एक्टिविटीज हैं उनको इन्हांस कर सकते हैं। आप एक अच्छी पर्सनैलिटी बन सकते हैं। सो डेफिनेटली जो है आप इन पे काम कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी और अच्छी वीडियोस आपको मिल सके।